दोस्तों आज हम बात करेंगे वनवास मूवी के बारे में। दोस्तों इस तरह की मूवीज आजकल बहुत ही कम मिलती हैं। दोस्तों इसमें थोड़ा मेलोड्रामा हो सकता है लेकिन स्टोरी काफ़ी अच्छी है। इस तरह की मूवीज आपको आपके परिवार के करीब लाती है। सोशल मीडिया के इस दौर में लोग फैमिली से दूर हो जाते हैं, ये मूवी आपको जोड़ने का काम करती है। ये शुरू करते हैं कहानी को। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश के पालनपुर से, जहाँ से कि हम बिमला सदन को देख पाते हैं, जिस घर के ओनर है दीपक त्यागी। दीपक के 3 बेटे भी हैं और वो अपनी पत्नी बिमला से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए दोनों ने अपना घर का नाम पत्नी के नाम पर रखा। वो फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और कुछ ही सालों बाद कहानी जो है वो प्रेजेंट में आ जाती है। पर कि हम देखते हैं कि दीपक त्यागी अपनी नौकरी से रिटायरमेंट हो चुका है, बिमला भी अब इस दुनिया में नहीं रही है, तो अब दीपक भी अकेलेपन और दर्द की उस दुनिया में आ जाता है। दीपक त्यागी को ऐसी बीमारी है जिसमें यादाश्त अक्सर चली जाया करती है। तो त्यागी जी इस बीमारी से ग्रस्त 3 शादीशुदा बेटे और पोतियों से भरा वाला परिवार है। रिटायर होने के बाद अब चिड़चिड़े हो गए हैं। वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और यही वजह है कि वो पत्नी के नाम पर बनाए गए घर बिमला सदन को ट्रस्ट में तब्दील करना चाहते हैं, जिससे समाज सेवा भी हो और पत्नी की यादें भी जिंदा रहे। लेकिन बेटे जो है वो ऊपर से अपने पिता का ख्याल रखते हैं, बहुएं हैं वो भी ज्यादा चालाक और शातिर है। और फिर एक दिन दीपक त्यागी के बेटे और उनकी बहू मिलकर प्लान करती है कि वो बनारस जाएंगे। ये प्लान बहुत जल्दबाजी में बना और कहीं बहुत सोच समझ कर बना, ये तो आगे पता चलेगा। ये सभी लोग बनारस पहुंच जाते हैं जहां पर कि सभी लोग बनारस पहुंच जाते हैं जहां पर कि सभी लोग बाबूजी का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे थे। तो दीपक त्यागी की बीमारी कुछ ऐसी है कि जब उनकी याददाश्त जाती है तो वो अपने जवानी के दिनों में पहुंच जाते हैं, जब उनके बेटों की उम्र छोटी होती है। इतना ही नहीं, जब वो सारी चीजें भूल जाते हैं तो इन्हें सिर्फ इतनी ही सारी चीजें याद रहती है कि उनके 3 बेटे हैं और एक बिमला नाम की बीवी है। इसके अलावा सब भूल जाते हैं। त्यागी जी के बेटों ने इसी बात का फायदा उठाया। जब बनारस में बहुत ज्यादा भीड़ थी तो इन्होंने उनके बैग से सारे पहचान पत्र निकाल लिए और उनके बैग में कुछ पैसे रख दिए। और वो उनकी बैग से दवाइयां भी निकालने वाले थे, लेकिन उनका छोटा बेटा छोटका जो है उसने बैग से दवाइयां रख ली थी वापस और बाद में यहाँ से चुपचाप फरार हो गए। त्यागी जी यहाँ पर उन्हें ढूंढते रहे, आखिर उनके बेटे कहाँ गए, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। और थोड़ी देर बाद वो सारी चीजें भूलने लगे और जब वह सारी चीजें भूल गए तो इस भीड़ में अपने 11 और 9 साल के बच्चों को ढूंढने लगे। और तब यहाँ पर एंट्री होती है वीरू की। पता चलता है कि वीरू जो है वो छठा हुआ बदमाश है, साथ ही वो पैसा चुराने में भी एक्सपर्ट है। आदत थोड़ी खराब है लेकिन इसी तरह से चोरियां करके उसका पालन पोषण चल रहा है। और फिर थोड़ी देर के बाद उसकी मुलाकात होती है त्यागी जी से। त्यागी यहाँ पर वीरू को बताते हैं कि उनके बेटे जो है वो गुम हो चुके हैं। इनके नाम चोंबू बबलू छोटका है, जिनकी उम्र 11, 9, 7 है। और बातों ही बातों में यहाँ वीरू ने त्यागी जी के बैग से बहुत सारे पैसे देख लिए थे जो कि उनके बेटों ने उनके बैग में छोड़ दिए थे। इस चीज का फायदा उठाकर वीरू ने उनके बैग से बहुत सारे पैसे निकाल लिए थे। अब इसके बाद त्यागी जी पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन अपने बच्चों को ढूंढते हुए, लेकिन उन्हें तो कुछ याद भी नहीं है। पुलिस वाला यहाँ त्यागी जी से उनके घर का पता, नाम वगैरह सारी चीजें पूछने की कोशिश करते हैं, कुछ भी मालूम चलता नहीं है। साथ ही एक बात और यहाँ पर पता चलती है कि आधार कार्ड का बायोमेट्रिक अपडेट नहीं होने के कारण इनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। और त्यागी जी को हिस्ट्री और पॉलिटिक्स का भी अच्छा खासा नॉलेज है, जिस वजह से वो पुलिस को पुलिस का ही मतलब बता रहे थे। और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर पुलिस स्टेशन में वीरू आ जाता है, जो कि छोटू के साथ अपने दोस्त को छुड़वाने के लिए आया था। वह पुलिस वालों को कुछ पैसे देता है, लेकिन पुलिस वाले यहाँ उनके दोस्त को छुड़वाने के लिए पैसे नहीं बल्कि कहते हैं कि मुझे इस बूढ़े से छुटकारा चाहिए। ये बूढ़ा जहां जाना चाहता है उसे अगर तूने वहां पर छोड़ दिया तो तेरे दोस्त को भी हम छोड़ देंगे। यहाँ पर वीरू वादा करता है कि वो जहां जाना चाहे मैं उसे छोड़कर आऊंगा। बदले में वीरू के दोस्त को जेल से छोड़ दिया जाता है। वीरू डर रहा था कि शायद बूढ़े को ये बात पता न चल जाए कि मैंने उसके पैसे चुराए हैं, लेकिन उसकी याददाश्त तो अक्सर जाया करती थी। तो यहाँ पर वीरू को पता चल जाता है कि वो पूरी तरह से सेफ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि त्यागी के बेटों ने वहां त्यागी जी का अंतिम संस्कार कर दिया है। और यहाँ पर कहानी भी बना ली है कि जब वो बनारस गए थे तो वहां पर त्यागी जी गंगा नदी में डूबकर मारे गए हैं। यहाँ पर सारे के सारे बेटे और बहुएं हैं जो मगरमच्छ के सिर्फ आंसू बहा रहे थे, वो इसीलिए क्योंकि उन्हें ये घर बेचना है और बदले में जो पैसे आएंगे आपस में बांट लेंगे। क्योंकि त्यागी जी के होते हुए तो त्यागी जी इस बिमला सदन को बेचने नहीं देते, क्योंकि ये उनकी पत्नी की निशानी है। इसलिए बेटों ने मिलकर त्यागी जी को वहां बनारस छोड़ा है। हम दूसरी तरफ देखते हैं त्यागी जी और वीरू को। यहाँ वीरू आगे से पूछने की कोशिश कर रहा था कि आखिर किस जगह का है
चाहिए ताकि वो उसे उस जगह पर छोड़कर आ जाए। लेकिन त्यागी जी अपने बच्चों को ढूंढने में बिजी थे, तो वीरू यहाँ थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और त्यागी जी को बताने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारे बच्चे ही तुम्हें यहाँ पर छोड़कर गए हैं। जिस बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, इन्होंने तुम्हें यहाँ पर अनाथ कर दिया है, वो चले गए हैं आपको वनवास देकर। यह सुनने के बाद त्यागी जी यहाँ पर वीरू को थप्पड़ मार देते हैं। तब त्यागी कहता है कि उनके बेटा ऐसा नहीं कर सकते, और ऐसा बोल भी कौन रहा है जिसका कोई परिवार नहीं है। लेकिन वीरू कहता है कि तेरे जैसी फैमिली होने से अच्छा हुआ कि मेरी कोई फैमिली नहीं है। तो वीरू का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था, इसलिए वो यहाँ पर बहुत सारी शराब पी लेता है और वापस आकर त्यागी जी के पास बैठकर बातें करने लगता है, उन्हें भी शराब पिलाने लगता है। और बाद में वह अपनी प्रेमिका की कहानी बताने लगता है जिसका नाम बीना है। वीरू बीना से बहुत प्यार करता है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बीना भी अनाथ है, वो अपनी मौसी के साथ रहती है। बीना नाचने वाली होती है और वो उसकी जगह उसकी मौसी की होती है जहाँ पर वो नाचती है। मौसी वीरू को पसंद नहीं करती, इसलिए मौसी चाहती है कि किसी तरह से बस वीरू से छुटकारा मिल जाए। इसके लिए वो कितना भी पैसा मांग लो उतना देने के लिए तैयार है। एक बार तो वीरू को इन्होंने 2 लाख रुपए भी दिए कि वो बीना को पूरी तरह से दूर रहेगा। वीरू पैसे भी ले लिए वीरू ने, और लेकिन अगले ही पल वो दोनों साथ में रहने लगे। अब वीरू त्यागी जी को उस जगह पर ले जाता है जहां पर डांस चल रहा था। वो जगह मौसी की है और यहाँ पर त्यागी जी ने शराब पी हुई थी, इसलिए वो यहाँ बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन डॉक्टर को दिखाया जाता है और डॉक्टर को यह बात मालूम चल जाती है कि उन्हें दिमाग की प्रॉब्लम है और उनकी याददाश्त भी जा चुकी है, उन्हें एक बीमारी है, इसलिए आसानी से उनकी याददाश्त तो वापस नहीं आ सकती। इसलिए वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े भी है और यहाँ वीरू उन्हें संभालता है। वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊँगा, क्योंकि त्यागी जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास होकर बहुत ज़्यादा रो रहे थे कि उसे बस किसी भी हालत में घर जाना है। यहाँ वीरू उनसे वादा करता है कि उन्हें जल्दी घर छोड़कर आएगा। तब यहाँ पुलिस भी आ जाती है और पुलिस पहले तो त्यागी से परेशान है, और जिस बार में त्यागी जी बेहोश हुए थे वो जगह भी मौसी की है। तो यहाँ पर मौसी पर झूठे आरोप लग रहे थे कि नए कस्टमर को बढ़ाने के लिए, दारू पिलाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। इसी वजह से त्यागी जी का ये हाल हुआ है। तो अब त्यागी जी को तुम्हें अपने पास ही रखना होगा। ये सुनकर मौसी बहुत बुरा लगा कि आगे इस बुड्ढे को अपने पास वो कैसे रखेगी। इसीलिए वो वीरू से कहती है अगर तू इस बुड्ढे को अपने घर पर छोड़कर आ जाता है जहाँ पर कि वो जाना चाहता है, तो मैं तुम्हारी शादी बीना से करा दूंगी, और अगर ये नहीं कर पाया तो समझ लो कि तेरी शादी तो बीना से होने से रही। जिस पर वीरू फटाफट हाँ बोल देता है और फिर वीरू अपने दोस्त को त्यागी जी को सौंप देता है और उन्हें दरअसल एक बस में बिठा देते हैं जहाँ पर टिंकू उन्हें विशाखापट्टनम के आश्रम में छोड़ने जाने वाला था, और वापस मौसी को आकर बोल देता है कि उनको घर पर छोड़कर आ गया है। त्यागी जी को बस में बिठाने के बाद मौसी के पास वीरू आता है, अब तो बीना से उसकी शादी करा दीजिए क्योंकि उस बुड्ढे को वो घर छोड़कर आ गया है। तभी यहाँ पर बीना आती है और बीना यहाँ वीरू से कहती है कि जितना बुरा तो त्यागी जी के बच्चों ने उनके साथ नहीं किया है, उतना बुरा तुमने उनके साथ किया है, क्योंकि टिंकू ने उन्हें किडनी रैकेट के पास छोड़ाया है और वो उनके शरीर के अंग निकाल देंगे और किडनी समेत सारे ऑर्गन्स भी निकाल देंगे। ये सुनने के बाद वीरू को ज्यादा बुरा लगता है। वो तुरंत ही उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर कि बहुत सारे लोग यही काम करते हैं। यहाँ पर फाइट भी करता है और बहुत सारे लोगों को बचा भी लेता है। यहीं पर त्यागी जी भी मौजूद है। कुछ देर बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है और मालूम चलता है कि वीरू ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है और 3 लोगों के शव मिले जिनकी किडनी और सारे ऑर्गन्स निकाल लिए गए हैं। ये देखते हुए पुलिस यहाँ वीरू को 50,000 रुपए देती है और 1.5 लाख रुपए भी देने वाले थे। वीरू को यह देखकर काफी अच्छा लगा, लेकिन वो तुरंत ही त्यागी जी के पास जाता है और उनसे वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़कर आऊंगा। और वीरू जो 50,000 रुपए मिले थे वो 50,000 त्यागी जी को दे देता है। और अब वीरू और उनके दोस्त सिर्फ यही काम है कि किसी तरह से त्यागी जी को उनके बारे में पता करे, उनकी फैमिली के बारे में पता करे और वो कहाँ रहते हैं ये पता करे, क्योंकि याददाश्त जाने के बाद त्यागी जी को जो माइंड है वो पूरी तरह से बच्चों जैसा हो चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि त्यागी जी के घर पर एक आदमी आता है उनके बेटों के पास और वो त्यागी जी के बेटों को बताता है कि त्यागी जी की 40 करोड़ की जमीन भी है। दरअसल में वो जमीन पहले नाना के नाम पर थी, लेकिन अब त्यागी जी के नाम पर है और अब 40 करोड़ आपको ही मिलने वाले हैं। अगर वो त्यागी जी का मृत्यु प्रमाण पत्र हमारे पास जमा कर दे तो ये 40 करोड़ भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन बेटे चाह रहे थे कि अब त्यागी जी मतलब कि बाबूजी को घर ले आना चाहिए, क्योंकि इतना सारा पैसा जो मिलने वाला है। तो अब बाबूजी वहां पर आखिर क्यों रहेंगे। थोड़ी देर बाद में वो बदल जाते हैं। उनका मानना है कि अगर अब बाबूजी को हम यहाँ पर लेकर आए तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। लोग कहेंगे कि बाबूजी को वहां अकेला छोड़कर आ गए और यहाँ पर आकर कहानियां बना दी। इससे
अच्छा तो ये है कि हम एक डेथ सर्टिफिकेट बना लेते हैं और जमा करा देते हैं, क्योंकि बाबूजी तो यहाँ आने से रहे। दूसरी तरफ हम देखते हैं वीरू त्यागी जी को बैग में एक डायरी मिलती है वीरू को, और उसमें कुछ कविताएं लिखी हुई थी और वो कविताएं बिमला जी को समर्पित थी, तो उनकी बीवी थी वो। जब वीरू 2 लाइनें पढ़ता है तो आगे की सारी लाइनें जो है वो त्यागी जी बोलने लगते हैं, और यहाँ पर त्यागी जी की सारी कविता याद आ जाती है। वो सारी कविताएं दोहराने लगते हैं। त्यागी जी भी बता रहे थे कि वो किस तरह से बिमला से मिले थे, कहाँ घूमने जाते थे, बिमला आइसक्रीम खाया करते थे और उन्होंने मनाली में बहुत इंजॉय किया। मतलब कि ये सुनकर तो उन्हें मालूम चल गया था कि मनाली जाना ही पड़ेगा, क्योंकि त्यागी जी मनाली के हैं। तो वीरू त्यागी जी और बाकी साथियों को लेकर मनाली पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी त्यागी जी के बेटे यहाँ बाबूजी को देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर त्यागी जी के बेटे उन्हें अनदेखा कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया था, और अब अगर उन्होंने त्यागी जी को घर लेकर गए तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। तो मनाली पहुंचने के बाद त्यागी जी को कुछ चीजें याद तो आ रही थी, लेकिन वो वीरू और उनके लोगों को कुछ बता नहीं पा रहे थे। उन्हें बस बिमला अपनी यादें आ रही थी कि वह किस तरह से घुमा करते थे। वीरू ने काफ़ी कोशिश की कि वो यहाँ पर त्यागी जी के बारे में पता करते हैं। जगह जगह पर उन्हें विमला सदन के बारे में पूछा, लेकिन उन्हें कहीं से भी कुछ नहीं पता चला। और एक तो सबसे बड़ी समस्या ये कि त्यागी जी की नई मेमोरी नहीं बन पा रही थी, जिस वजह से वो पल पल सारी चीज़ें भूलते जा रहे थे, यहाँ तक कि वो वीरू को और बीना को भी भूल चुके थे। तो यहाँ पर त्यागी जी वीरू को धक्का दे देते हैं, जिस वजह से उनकी जान जाते जाते बचती है। उससे गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो यहाँ से जाने लगता है। तो त्यागी जी भी जाने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर लैंड स्क्वाड होने लगता है, और लैंड स्क्वाड की चपेट में त्यागी जी और छोटू आ जाता है। छोटू जो वो पहाड़ों के पीछे दब जाता है, लेकिन त्यागी जी पूरी तरह से सुरक्षित थे। मालूम चलता है कि त्यागी जी को काफी अच्छा नॉलेज है। जिस जगह पर छोटू दबा हुआ था, वो यहाँ पर कहते हैं कि हवा और पानी कम्युनिकेशन किसी भी हालत में नहीं रुकना चाहिए। हमें किसी भी तरह से एनडीआरएफ को कॉल करना होगा। वो तुरंत ही एनडीआरएफ को कॉल करके यहाँ पर बुला लेते हैं, और छोटू को बहुत ही आसानी से बचा लिया जाता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं त्यागी जी को बहुत सारी चीजें याद आ चुकी थी। एनडीआरएफ के जो ऑफिसर्स थे वो त्यागी जी को अपने गुरु के रूप में मानते थे, और अब सभी को मालूम चल गया था कि आखिर बिमला सदन कहाँ पर है। इसीलिए अब वो बिमला सदन की तरफ बढ़ते हैं। तो वहां पर उनका पड़ोसी उनसे मिलता है। वो उन्हें बताता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन इन्होंने ये देखकर बहुत खुशी हुई कि त्यागी जी जिंदा है। वो बताते हैं कि तुम्हारे बेटों ने सब कुछ बेच दिया, यहाँ तक कि बिमला सदन भी बेच दिया, और अब उन्हें किसी दूसरे फ्रॉड में लगे हुए हैं वो लोग, और आज उन्हें 40 करोड़ रुपए भी मिलने वाले हैं। जिस जगह उन्हें 40 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, उस जगह पर त्यागी जी और वीरू सभी लोग पहुंच जाते हैं। ये देखकर त्यागी जी के बेटे और बहुएं पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी कि आखिर त्यागी जी यहाँ पर कैसे आ गए। लेकिन अब मालूम चलता है कि त्यागी जी को उनकी सारी यादें वापस आ चुकी थी। सब कुछ मालूम चल गया था कि किस तरह से उनके साथ क्या क्या हुआ है। अब पूरी तरह से वो प्रेजेंट में थे। उनका बड़ा बेटा मतलब कि सोमू यहाँ पर त्यागी जी से माफी मांगता है। वो कहता है कि मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन त्यागी जी यहाँ पर एक जोर का झापा मारते हैं और कहते हैं कि इसके लिए मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने मुझे थप्पड़ मारने के लिए मजबूर किया है। जो तुम लोगों ने किया है ना, वो आज भी कोई नहीं करता है। त्यागी जी का दिल पूरी तरह से टूट गया। वो खुले मैदान में जाते हैं और वहां खुद का ही पिंड दान करने लगते हैं, वह भी स्वयं का, स्वयं के द्वारा ही। बाद में वो बहुत रोते भी हैं। जब यहाँ पर वीरू आता है तो कहता है कि उसका कोई नहीं है, इसलिए उसके द्वारा अपना ही पिंड दान कर दिया है। लेकिन वीरू कहता है कि तुम मुझे बेटा बोलते हो और तुम्हें बाबा बुलाता हूं मैं, इसका मतलब मैं तुम्हारा बेटा हुआ ना, तो तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम अपने खुद का पिंड दान करो। मैं तुम्हारा पिंडदान मरनिका घाट पर करूंगा, और जब तुम मरोगे ना तो तुम्हारे सामने बिमला आइसक्रीम भी रखूंगा। ये सुनकर यहाँ पर त्यागी जी कहते हैं कि कोवा बनकर मैं सब खा जाऊंगा। ये सुनकर दोनों ही हंसने लगते हैं, और दोनों एक दूसरे को गले लग जाते हैं और खूब हंसते हैं। लेकिन यहीं पर त्यागी जी की जान चली जाती है। ये देखकर वीरू बहुत ज्यादा रोता है, क्योंकि वीरू उन्हें सचमुच ही बाबा की तरह मानने लगा था। फिल्म के आखिर में वीरू यहाँ त्यागी जी का अंतिम संस्कार मरनिका घाट पर करता है, उनका पिंडदान भी करता है जैसा कि उसने कहा था। आखिर में वीरू ये भी कहता है कि तुम्हें किसी भी हालत में बिमला सदन चाहिए था ना, तो ये समझ लीजिए कि मेरे ऊपर पितृ ऋण है। मैं तुम्हें किसी भी हालत में बिमला सदन दिलाकर रहूंगा, उसे खरीद कर रहूंगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।